हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अमरजीत। मैं फिर से आ गया हूं आप सबके लिए, आप सबका हिंदी लेके। आज खंड बा पे जो क्वेश्चन बचे थे कल, वो आज देख लेंगे। कल इसलिए बचे थे क्योंकि वीडियो बीच में रुक गई थी, वो एक टेक्निकल एरर की वजह से। तो वहीं से शुरू करते हैं, उसी जोश के साथ, उसी एनर्जी के साथ, उसी फॉर्म के साथ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पत्र, जो हमारा बचा था 3-4 टॉपिक, वही देख लेते हैं आज। पत्र में क्या है, पत्र आपको लिखना आता होगा, मैं ये मान के चलता हूं, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे कैसे पत्र आ सकते हैं। पत्र आ सकते हैं आपका आवेदन पत्र, पत्र आपका शिकायत पत्र आ सकता है, पत्र आपको अपने कॉलेज, अपने स्कूल में देने के लिए आ सकता है। तो स्कूल वाला तो आप लिख लेंगे, पर अगर आपको अपने मित्र को पत्र देना हुआ और उसको किसी चीज के लिए बधाई देनी हुई, ये थोड़ी सी चीजें डिफिकल्ट हो जाती हैं। या किसी संस्था में कोई शिकायत पत्र देना हुआ, ये भी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो हम देख लेते हैं आज एक फॉर्मेट हमने बनाया है जिसके अंतर्गत हम कोई भी पत्र लिखें, इसी के अंतर्गत हम लिख सकते हैं। यहाँ विद्यालय के नाम के स्थान पर आप उनके घर का स्थान, संस्था का नाम कुछ भी लिख सकते हैं ना, घर, संस्था, जो भी लिखना चाहें। तो किस चीज का हम देखें, एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। एक पत्र हम उठा लेते हैं और उस हिसाब से इसमें फॉर्मेट में फिट करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, किस चीज का, जैसे मान लो विद्यालय का नाम, मतलब कोई छात्र का देख लेते हैं कि वो अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में दे रहा है पत्र, ऐसा कुछ देखते हैं। या फिर ये देख लें कि कोई एक मित्र है हमारा, वो हमें बधाई दे रहा है या हम उसे दे रहे हैं बधाई, तो हम कैसे लिखेंगे ये देख लेते हैं, जो आपको। या फिर किसी ट्रेन या किसी रेलगाड़ी की संस्था को हमें शिकायत करनी है कि वो ट्रेन का डिब्बा बड़ा गंदा है, ऐसा कुछ देख लेते हैं। चलिए तीनों का देखते हैं, विद्यालय का भी देख लेते हैं, घर का भी देख लेते हैं और किसी संस्था का भी देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कहां से करेंगे, वही हमारा पुराना क्लासिक नियम, सेवा में। सेवा में लिखने के बाद हम स्टार्ट करेंगे कहां दे रहे हैं, इस चीज से। ठीक है, विद्यालय का नाम, जहां विद्यालय, जिस विद्यालय में दे रहे होंगे उस विद्यालय का नाम, अगर हम विद्यालय में दे रहे होंगे तो। अगर हम किसी मित्र के घर पर दे रहे होंगे तो उस घर का नाम, या उसके मकान का नाम, या उस मोहल्ले का नाम, या उस गांव का नाम। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे, आगे अगर शिकायत पत्र दे रहे होंगे तो हम उस संस्था का नाम लिखेंगे जिस संस्था में हम वो भेज रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब स्थान, वो विद्यालय किस स्थान पर है, उस दोस्त का घर, जिस दोस्त का आपने मकान नंबर अभी अभी लिखा था, या उस दोस्त का घर का नाम जो आपने लिखा था। अगर आपने ऐसा कुछ लिखा था तो स्थान का नाम लिखेंगे, अगर आपने डायरेक्ट स्थान का नाम यही लिख दिया था तो इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे संस्था, जिस कंपनी का नाम आपने लिखा था वो संस्था कहाँ स्थित है, ये स्थान लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पत्र लिखते हैं। विषय, विषय एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, कई लोग इस चीज को छोड़ देते हैं, आप मत छोड़िएगा। अगर आप विषय लिख देते हैं सबसे पहले तो आप कई सारे बच्चों से स्मार्ट हो जाएंगे और आपको नंबर अच्छा मिलेगा। ठीक है, विषय में क्या लिखा जाएगा, विषय में मैंने इंग्लिश में भी बताया था, इसमें भी बताया था। आपको विषय लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति आपका पत्र पढ़ेगा वो शायद उतना इंटरेस्टेड ना हो और वो बस जान लेना चाहता हो कि क्यों आपने उसे पत्र लिखा है, तो इसलिए विषय लिखना जरूरी है। विषय में सिर्फ एक लाइन लिखी जाती है, सिर्फ एक लाइन लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है, जिस चीज के लिए आपने पत्र लिखा है वो डायरेक्ट बोल दो। जैसे हमने छात्रवृत्ति के लिए लिखा है, छात्रवृत्ति हमें चाहिए, वो डायरेक्ट है। किसी की शादी की मुबारकबाद, अपने दोस्त की शादी की मुबारकबाद, अपने दोस्त के एग्जाम में बढ़िया नंबर लाने की मुबारकबाद के लिए लिख रहे हैं तो वो लिख दो। एक लाइन में लिखना है, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, विषय का। फिर हम अपना वही पुराना स्टार्ट करते हैं, महोदय से। महोदय से स्टार्ट कहां से करेंगे, सविनय निवेदन, यह है कि जो भी आप लिखना चाहें बीच में वो आप लिख सकते हैं इस हिसाब से कि आप विद्यालय में किसी टीचर को भेज रहे हैं, प्रिंसिपल को भेज रहे हैं, या घर पर किसी मित्र को भेज रहे हैं, संस्था पर किसी अफसर को भेज रहे हैं, जैसा भी आप लिखना चाहें। बीच में आप लिख सकते हैं किस विषय पर लिख रहे हैं, ये भी आप लिख सकते हैं इसमें। अच्छा, खत्म कहाँ करनी है, शुरू तो हमने यहाँ से कर दी, सविनय निवेदन। खत्म कहाँ करनी है, खत्म करनी है कृपा होगी, कहाँ से, पहले के 1-2 लाइन आप लिख लीजिएगा, उसके बाद एक लाइन छोड़ के या फिर 2 लाइन छोड़ के, अतः आपसे विनम्र निवेदन यह है कि, उसके बाद फिर वही विषय वाला यहां ट्रांसफर कर दीजिएगा, साफ साफ लिख दीजिएगा कि मुझे चाहिए क्या। ठीक है, आगे 1 लाइन 2 लाइन छोड़ के धन्यवाद लिखिएगा, उसके बाद वो लाइन पूरी ऐसी छोड़ दीजिएगा, फिर 1 लाइन छोड़ के या 2 लाइन छोड़ के आपका, अगर आप विद्यालय में लिख रहे हैं तो आपका छात्र,
अगर आप किसी घर पे भेज रहे हैं, किसी मित्र को भेज रहे हैं, तो आपका दोस्त, आपका मित्र लिखिएगा। संस्था में भेज रहे हैं, ग्राहक या फिर जो भी आप लिखना चाहें, जिस संस्था के हिसाब से, संस्था का जैसे काम रहेगा उस हिसाब से आप लिख दीजिएगा, ठीक है। मैंने बताया धन्यवाद लिखने के बाद आप ऐसा कुछ लिखिएगा, अपना नाम लिखिएगा या फिर आपका दोस्त लिखिएगा। किसी भी संस्था में भेजने के लिए जो चीजें लिख रहे हैं उसके बाद भी अपना नाम लिख दीजिएगा। और इस तरह से हम अपना पत्र लिखना सीख जाते हैं। देखो, पत्र कोई भी लिख सकता है, लेकिन जो एक सही फॉर्मेट में लिखता है वही होता है एक ब्रिलियंट स्टूडेंट, एक परफेक्ट स्टूडेंट, ठीक है। और आप हैं, आप बिल्कुल हैं। तो आप ऐसे ही लिखेंगे, एक सही स्ट्रक्चर में लिखेंगे, ठीक है। सेवा में लिखने के बाद विषय भी लिखेंगे, महोदय लिखने के बाद सविनय निवेदन से स्टार्ट करके, अतः आपसे विनम्र निवेदन यह है कि जो भी आपका निवेदन होगा वो लिखेंगे। उसके बाद कृपा होगी, आपका आभारी रहूंगा, ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं। इसके बाद 1-2 लाइन छोड़ के धन्यवाद वगैरह लिख के आप सही चीज लिख देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है श्लोक। श्लोक की एक बड़ी अच्छी कहानी है। आपको 2 श्लोक याद करके जाना है, लिखना वहां एक है। 2 श्लोक क्यों कह रहे हैं सर? 2 श्लोक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो श्लोक का क्वेश्चन होता है वो ये नहीं कहता है कि कोई एक श्लोक लिखो, वो ये कहता है कि कोई एक श्लोक लिखो और वो श्लोक तुम्हारे पेपर शीट में आया ना हो, ठीक है। तो हम 2 याद करके जाएंगे। अगर मान लो एक आ गया तो दूसरा हमारा काम आ जाएगा। श्लोक हमें 2 याद करना है, संस्कृत के श्लोक जो भी सरल हो। 2 चीजें आप लिख लीजिए, एक पन्ने में लिख लीजिए और उसे फिर याद कर लीजिए, ठीक है। वो पन्ना आप एग्जाम सेंटर तक एक छोटी सी पर्ची बनाकर ले जा सकते हैं, बस अंदर मत घुसना। उसके बाहर तक याद करके रटते हुए चले जाइए, फिर फेंक दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। श्लोक का हो गया। अच्छा, एक चीज और बता देना चाहता हूं मैं, आपको दोहा, चौपाई, सोरठा, छंद या इस तरह की कोई भी चीजों का कुछ भी उदाहरण, कविताएं कुछ भी नहीं लिखना है और ना ही कुछ याद करना है, ठीक है। सिर्फ आपको 2 श्लोक याद करने हैं, इसी से आपका पूरा एग्जाम निपट जाएगा। पर हाँ, आपको दोहा का मतलब पता होना चाहिए, कितनी मात्राएं किस चरण में होती हैं, चौपाई के प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि आपको बहुविकल्पीय में ऐसे छोटे छोटे करके पूछ लिया जाएगा ये सारी चीजें। इसका चांस नहीं है कि आप उदाहरण याद करें, वहां जाके आप कोई दोहा या चौपाई लिख के आ जाएं, लेकिन इसका चांस 100% है कि आपको बहुविकल्पीय में आपके नॉलेज को टेस्ट करेंगे वो लोग कि आपको चौपाई का नॉलेज है, आपको वो दोहे का नॉलेज है कि नहीं। तो आपको याद रहेगा कि किस चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, किसको दोहा कहा जाता है, किसको सोरठा कहा जाता है, कौन सा रस कैसे है, इस लाइन में कौन सा रस है, या कौन सा रस किस प्रकार के भाव व्यक्त करता है। ये सारी चीजें आपके नॉलेज के अनुसार पूछ लेंगे। इस पर हम कल चर्चा करेंगे। आज हम देख लेते हैं 2-4 टॉपिक जो हम आज लेके आए हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया? हमारा पत्र हो गया, हमारा श्लोक हो गया, हमारा आता है जीवन परिचय। जीवन, एक काम करते हैं, इसे मिटा देते हैं, फिर देखते हैं जीवन परिचय, ठीक है। जीवन परिचय कम से कम आपको 2-2 याद करने हैं, 2 पद्य में और 2 गद्य में। क्यों 2-2 याद करने हैं? क्योंकि हो सकता है कि जो आप याद करके जाएं वो ना आए, ठीक है। तो आपको 2 याद करके जाना है। और एक चीज याद रखनी है कि आपको तीसरा भी याद करके जाना है, लेकिन तीसरे का सिर्फ जन्म स्थान, मृत्यु, यही सब याद कर लेना है, जिस तीसरे का आप याद कर रहे हो, जिसका भी, ठीक है। जीवन परिचय में क्या लिखना है सर? जीवन परिचय कैसे लिखना है ये जान लो। जीवन परिचय में क्या लिखना है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जीवन परिचय आप कैसे लिखेंगे? आप ये जीवन परिचय मत लिख देना, ठीक है। आप सीधा सीधा जिसका भी नाम लिख रहे हो, जिसका भी जीवन परिचय लिख रहे हो उसका लिखिएगा, ठीक है। जैसे तुलसीदास, आप तुलसीदास का लिख रहे हैं, आपने तुलसीदास लिख दिया, ठीक है। आप तुलसीदास लिख के स्केच से लिखिएगा, स्केच से नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा। और जो मैं सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूं, वो शायद इस जीवन परिचय के लिए सबसे मेन पॉइंट है, वो ये है कि जो आपका ये, मान लो ये आपका कॉपी है जो आपको एग्जाम में मिला है, ठीक है। आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले यहां जन्म लिखेंगे। कहां जन्म लिखेंगे सर? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बताता हूं। जैसे मान लो ये हमारी कॉपी हो गई, हमें यहां लिखना है, थोड़ी सी लंबी लंबी हो सकती है आपकी कॉपी, ठीक है। हमें यहां लिखना है, हम कहां लिखेंगे? हम यहां लिखेंगे, यहां तुलसीदास लिख देंगे, यहां, ठीक है। यहां तुलसीदास लिखेंगे,
यहां एक बॉक्स बनाएंगे और उसमें जन्म लिखेंगे। अच्छा सा बॉक्स बना देते हैं। बॉक्स पहले मत बनाइएगा, थोड़ा सा लिख लीजिएगा, जन्म मृत्यु, ठीक है, जन्म मृत्यु, माता पिता, जन्म स्थान, स्थान लिखिएगा, जन्म स्थान मत लिखिएगा, स्थान लिखिएगा, और फिर क्या लिखेंगे, रचनाएं लिखिएगा, ठीक है। ऐसा आप क्यों करेंगे? ऐसा आप इसलिए करेंगे क्योंकि इससे ही आपको जीवन परिचय में नंबर मिलता है। अगर आप नहीं लिखेंगे इससे भी मिल जाएगा, पर मुझे लगता है कि इससे आपको ज्यादा बढ़िया से नंबर मिलेगा, क्योंकि जो आपका एग्जामिनर होगा, जो आपका चेक करेगा, जो आपका चेक करेगा, उसे जल्दी से सारी चीजें देख लेनी होती है, क्योंकि उसे बहुत सारी कॉपियां चेक करनी होती है। तो वो बस आपको देखना चाहता है, आपको टेस्ट करना चाहता है कि आपने सारी चीजें लिखी है कि नहीं, ठीक है। तो आप जन्म में क्या लिखेंगे? जन्म में जो जिस सन में उन्होंने जन्म लिया होगा वो लिखेंगे। अगर तुलसीदास या फिर ऐसे किसी पुराने राइटर का जन्म, जिसकी जन्म के बारे में थोड़ा सा मतभेद हो, तो उसको भी आप लिख दीजिएगा कि लगभग, या जैसे मान लो 1970 में किसको नहीं पता होगा यार, जैसे मान लो 1800 जैसे मान लो 1800 ईस्वी, ऐसा आप लगभग लिख सकते हैं, ठीक है। मृत्यु भी अगर आपको नहीं पता होगा तो सन लिखने के बाद लगभग लगा दीजिएगा, लगभग लिखने के बाद सन लिख दीजिएगा। लेकिन जिसका पता हो वो उसमें लगभग मत लगाइएगा, ठीक है। जिसका पता होगा उसका बकायदा दिन तारीख सहित लिखिएगा, ठीक है। और क्या लिखेंगे? माता का नाम लिखना है, पिता का नाम उनके लिखना है, स्थान कहां उन्होंने जन्म लिया या उनका प्रारंभिक जीवन कहां बीता, यह स्थान लिखेंगे। रचनाएं, अगर वो रचनाकार हैं तो आप उनकी 1-2 रचनाएं, ज्यादा नहीं, बस 1-2 रचनाएं लिखिएगा, या फिर 3 लिखिएगा, इससे ज्यादा मत लिखिएगा, ठीक है। यहां अगर लिखना होगा तो 1-2 ही लिखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत सारी रचनाएं याद हैं तो यहां लिखिएगा। अब ये क्या है सर? यहां बॉक्स बनाने के बाद आपको यहां से स्टार्ट करना होगा, जन्म से लेकर। क्या लिखेंगे? यहां जन्म लिखेंगे। जन्म कैसे लिखेंगे? जन्म किस सन में जन्म लिया, किस सन में जन्म लिया, ठीक है। माता पिता कौन थे, स्थान कहां था, जहां उन्होंने स्थान जन्म लिया वो कहां था, प्रारंभिक शिक्षा कैसी थी, जीवन कैसा था, ठीक है, जीवन कैसा था, प्रारंभिक शिक्षा कैसी थी, उनके गुरु का नाम क्या था, और उनका स्ट्रगल या कह सकते हैं जीवन संघर्ष कहां से शुरू हुआ। अगर आप किसी के बारे में जीवन परिचय लिख रहे हैं तो ऑफकोर्स उसने कुछ संघर्ष किया होगा, चाहे वो जिस क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक तौर पे हो या फिर वो लेखनी में हो, उसका संघर्ष लिखिएगा। स्टार्ट कहां से किया वो लिखिएगा, उन्होंने योगदान क्या दिया वो लिखिएगा, उन्होंने अपनी कविताओं से, उन्होंने अपनी लेखनी से किस प्रकार से योगदान दिया है वो सारी चीजें लिखिएगा। आई होप कि ये सारी चीजें आप रट के जाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं तो आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूं ताकि आप अच्छे से लिख सके। योगदान क्या दिया वो लिखेंगे, फिर लास्ट में 1-2 लाइन छोड़ के रचनाएं लिखेंगे, और रचनाओं का विशेष थोड़ा सा हेडिंग बना दीजिएगा, और उसके बाद फिर इनकी ये रचनाएं हैं, उन रचनाओं में आप 1-2 रचनाएं, 3 रचनाएं अब स्मृति शक्ति के अनुसार वो लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया जीवन परिचय। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि ऐसे बॉक्स बनाकर लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और एक चीज और कि अगर आपने बॉक्स बना दिया है तो आप यहां संक्षिप्त वर्णन नहीं लिखेंगे। संक्षिप्त वर्णन का मतलब हम देख लेते हैं। संक्षिप्त वर्णन यही हो गया, आपका संक्षिप्त वर्णन यही हो गया। आप यहां संक्षिप्त वर्णन लिखने के बाद 1-2 लाइन 3 लाइन हल्का सा इनके बारे में लिखेंगे, उसके बाद फिर पूरा विस्तृत वर्णन करेंगे। ये मत करिएगा, अगर आपने संक्षिप्त वर्णन लिखा है तो ये मत लिखिएगा, अगर ये लिख दिया है तो संक्षिप्त वर्णन मत लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? आगे हमारा है खंड काव्य। अलग अलग जिले में अलग अलग खंड काव्य आ सकते हैं। हम यहाँ जय सुभाष खंड काव्य की बात करते हैं। अगर आपके जिले में जय सुभाष के अलावा कुछ और लग रहा है तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हम यहां जय सुभाष के बारे में देखेंगे, तो हम यहां जय सुभाष लिख देते हैं, ठीक है। तो कुछ सर्ग है इसमें, कितने सर्ग हैं? 7 सर्ग हैं।
7 सर्ग इसमें हैं। हेडिंग लिख देते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो बच्चों ये रहा, मैंने जादू से हेडिंग लिख दिया। दरअसल ये हेडिंग नहीं है, ये हेडिंग के साथ यूज होता है। हेडिंग क्या है? पहला सर्ग, दूसरा सर्ग, तीसरा सर्ग, चौथा सर्ग, इसके बाद ब्रैकेट में ये लिखेंगे। हम क्यों लिखे हैं? हम इसलिए लिखे हैं ताकि हमें खंड काव्य आसानी से समझ में आ जाए। ये जय सुभाष मतलब सुभाष चंद्र बोस की कहानी है, पूरे जीवन की कहानी है। इसमें 7 सर्ग होते हैं। कभी कभी ऐसा आ जाता है ना कि किसी एक विशेष सर्ग पे कह देता है कि इस सर्ग का विस्तृत वर्णन करो या इस सर्ग के बारे में लिखो, तो आप किसी एक सर्ग का बढ़िया से याद करके उसके बारे में लिख दीजिएगा। हम हेडिंग की बात कर रहे थे, हमने हेडिंग क्यों लिखा है इसके बारे में जान लेते हैं। हेडिंग हमने इसलिए लिखा है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। याद करने में कैसे आसानी होगी सर? चलिए देख लेते हैं। जब आप पहला सर्ग दूसरा सर्ग लिखे रहते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होता है एग्जाम में। जब आप एग्जाम में बैठते हैं तब सोचने में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि 7वें सर्ग में क्या था, 6ठे सर्ग में क्या था, 5वें सर्ग में क्या था। ऐसे अगर याद करेंगे कि पहला नंबर प्रारंभिक जीवन, दूसरा नंबर स्वराज्य की स्थापना, तीसरा नंबर, अच्छा तीसरा नंबर मतलब तीसरा सर्ग, ये तो याद ही करने की जरूरत नहीं है, तीसरा सर्ग। लेकिन जब आप लिखेंगे तो वहां तीसरा नंबर डाल के तीसरा सर्ग भी लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट में चाहे तो ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये याद करने का तरीका है। आप एक एक लाइन करके याद कर लीजिए। जैसे पहले पे ये आता है, दूसरे पे ये आता है, तीसरे पे ये आता है, चौथे पे ये आता है। जब आप एग्जाम में बैठे रहेंगे तो वो चीजें क्लिक कर जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा मेहनत मत करना इसमें, क्योंकि ये 2-3 नंबर का आता है। आप एक बार सरफेसली देख लेंगे और ये हेडिंग याद कर लेंगे तो आपको याद आ जाएगा। जो मेहनत करने की चीजें हैं वो संदर्भ सहित व्याख्या है, चाहे वो संस्कृत के हो, चाहे हिंदी के हो, चाहे वो पद्य हो, गद्य हो, या संस्कृत के पद्य गद्य। ठीक है, उसमें 5 नंबर के आते हैं, ये 2-3 नंबर का आता है। संस्कृत का क्वेश्चन आंसर भी बहुत मेहनत मत करना, वो भी 2-1 नंबर का आएगा। और एक चीज जो याद करनी है वो है निबंध। निबंध थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स का आता है, सबसे ज्यादा मार्क्स का वही आता है, 7 नंबर का आता है। तो अगर आप चाहें तो अब तो 30 मार्क का है ही निबंध लिखने में, तो अगर आप चाहें तो निबंध से ही स्टार्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, तो कल के लिए होमवर्क यही है कि आप श्लोक जो हमने बताया वो याद कर लीजिए और जीवन परिचय याद कर लीजिए 4। ठीक है, तो ठीक है, आज की क्लास बस यहीं तक।